मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। इधर लगातार सभी लोग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देश के लिए एक पैकेज अनाउंस किया है 10% जीडीपी का, उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं और उसमें कहा गया है कि 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज है। इस पैकेज की तरह तरह की मीमांसा आ रही है, बहुत मतलब समाज के हर हिस्से में इस पर बहस हो रही है, सिवाय उस हिस्से के जिसको इसकी तुरंत और तात्कालिक जरूरत थी, वहां जरूर इसकी चर्चा नहीं है। और जिनको तुरंत जरूरत है, इस मुद्दे पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ राजू शर्मा जी मौजूद हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारा पक्ष ऐसा है जिसमें प्रशासन का रोल है इस तरह के पैकेज बनाने में, उसके नुआंसेस तय करने में, देश में जो आंकड़े हैं उनकी व्याख्या करने में, लोगों तक इसको पहुंचाने में जिसका सबसे बड़ा रोल है वो है ब्यूरोक्रेसी, जो पूरे देश में इसको प्रतिफलित करती है। इस जो भी अनाउंस किए जाए उनको नीचे जमीन पर ले जाने का जो काम है वो मशीन करती है, जो मशीन इसके कागज भी लिखती है। राजनीति तो अपने लक्ष्य घोषित करती है। तो आज चलिए इसकी मीमांसा राजू शर्मा जी के साथ करते हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है राजू भाई। क्योंकि बहुत सारा अखबारों में, टेलीविजन्स में, हमारे अपने सत्य हिंदी पर भी बहुत सी बहसें इस पर हुई हैं और हम इसमें देखेंगे कि हम क्या नया इनपुट डाल सकते हैं और क्या इसको और गहराई तक ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे ही सुनते हैं कि आपको इसको इन जनरल आप इसको क्या कैसे कमेंट करेंगे। नमस्कार शीतल जी, और आपने सही कहा कि 3 या 4 दिन हो गए और हम लगातार ये जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 चल रहा है जी। सबसे पहले तो एक भाषण प्रधानमंत्री जी ने दिया, जहां उन्होंने एक नया स्लोगन दे दिया, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया, और कहा कि 10% जीडीपी का हम पैकेज एक दे रहे हैं और वो 20 लाख करोड़ का है। हमारी जो जीडीपी है वो 20 लाख करोड़ के हिसाब से 2 ट्रिलियन है। मजे की बात ये है कि आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया का कॉन्सेप्ट पहली बार जब देश आजाद हुआ था तो 1950 में नेहरू जी ने कहा था। उस समय हमारे देश में नेल और छोटी छोटी कैंची ये सब नहीं बन पाती थी, तो जाहिर है कि सेल्फ रिलायंस का मीनिंग था। अब 75 साल के निकट बाद में उसी स्लोगन पे वापस जाने का एक सिंबल है, जो कि प्रधानमंत्री का शायद इंटेंशन ना रहा हो, लेकिन जो मनीषी लोग इसको देख रहे हैं वो इंटेंशन खींच लेते हैं। दूसरी चीज ये है कि वो एक स्लोगन्स तरह तरह के 4P, 4M, 3P, 4L इस तरह के हमने सुन लिए उस दिन, पहले से भी सुनते रहे, आदत भी हो गई है, मेक इन इंडिया, न्यू इंडिया वगैरह। फिर उसके बाद जो मुझे बड़ा आश्चर्य तो नहीं होता है, लेकिन कोफ्त सी होती है कि आप कोई पैकेज घोषित कर रहे हो तो सीधे सीधे एक जियो पहले निकाल दो और सारा एक साथ निकाल दो। उसके बाद आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो भी स्पोक्स पर्सन है कॉलेज के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लोग उनसे सवाल पूछें। इसकी जगह रोज 4 बजे 2 दिन लंबी अंग्रेजी और हिंदी में एक शब्द पढ़ा जाता है, फिर उसका एक जियो या उसके कागज जारी होते हैं। पहले दिन एक इशू हुआ जिसमें हमारे प्रवासी मजदूरों का कोई जिक्र नहीं था, गरीब लोग जो कि भूखे भूख और की स्थिति में है उनका कोई जिक्र नहीं था। फिर दूसरे दिन उनका जिक्र हुआ। अब आज एक पार्ट 3 आ रहा है, वो सुनते हैं, मतलब ऐसा कयास है कि वो श्रम कानूनों के ऊपर होगा। अब मुझे ये तो अंदाजा नहीं कि कितने पार्ट आनी बाकी हैं, 9 हैं, 10 हैं, 11 हैं, या ये चलते रहेंगे। बहरहाल जो 2 पार्ट आ गए हैं उनसे काफी चीजें साफ हो गई हैं और हमारे दर्शकों को हम सिंपल टर्म्स में ये एक्सप्लेन करना चाहेंगे, क्योंकि जब करोड़ों की और अरबों और खरबों की बात होने लगती है तो उनका एक अपना आतंक होता है।
और उसको आप जोड़ लेते हैं आत्मनिर्भरता और इस तरह की चीजों से, तो आदमी जो है, खास तौर से जो आम आदमी है और जो परेशान है इस समय, जिसकी रोटी छिन गई है, जिसके खाने के लाले पड़े हुए हैं, वो अभिभूत भी हो जाता है, आतंकित भी हो जाता है, अचरज से भर जाता है और तरह तरह से उसको ग्रहण करता है। शायद इन चीजों का मकसद भी यही है, भ्रमित अगर ना कहो तो डावाडोल या कंफ्यूजन की स्थिति में डाल दो। अच्छा, अब मैं फैक्ट्स पे आता हूँ। ये बता दें हम दर्शकों को कि जो बजट होता है, दो तरह के पैकेजेस ऐसी सिचुएशंस में जो कि बिल्कुल भयानक डिजास्टर है, पेंडेमिक है, जो 100 साल में नहीं आया, देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई, रुकी पड़ी है 2 महीने से, भुखमरी के लोग कगार पर हैं, तो फिस्कल स्टिमुलस की बात होती है। फिस्कल स्टिमुलस का मतलब होता है कि आप लोगों की जेब में या व्यवसाय की जेब में कितना पैसा पहुंचा रहे हैं। बजट में एक चीज कहलाई जाती है ओवर द लाइन, एक चीज कहलाई जाती है अंडर द लाइन। ओवर द लाइन जो चीज होती है वो होता है कितना पैसा सरकार ने खर्च किया, मतलब वास्तव में खर्च किया एक साल। और अंडर द लाइन होता है कि आप इनडायरेक्ट टाइप की बातें करते हैं कि वहां चले जाओ, बैंक चले जाओ, ऋण ले लो, हम इंटरेस्ट कंपोनेंट कम कर देंगे, लोन ले लो। उसमें सरकार का बहुत अंश पैसा जाता नहीं है। समझ रहे हैं ना आप? ये फर्क समझिए। नहीं बिल्कुल। तो वो 20 लाख को उसी संदर्भ में हमको पकड़ना है। तो पहले दिन जो अनाउंस हुआ, मैं इसको अब थोड़ा छोटा करके बताता हूँ, तो उसमें पुराना जो एक अनाउंस हुआ था वो शामिल है। आपको याद होगा, पुराने में बेसिकली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 2 महीने या 3 महीने के लिए जो राशन कार्ड धारी हैं उनको 5 किलो क्या कहते हैं, चावल या गेहूं और 1 किलो चना या जो भी दाल की बात थी, दाल की, हाँ, फ्री करने की बात की थी। 1,70,000 करोड़ का वो पैकेज था, उसमें कुछ और चीजें भी शामिल थी, वो इसमें शामिल पहले से ही हो गया। उसके बाद जो उन्होंने पहले पार्ट 1 आत्मनिर्भर पैकेज पार्ट 1 में अनाउंस किया, वो सारे या तो आरबीआई के जो क्रेडिट के अनाउंसमेंट्स थे कि भाई क्रेडिट आसानी से मिल जाए व्यवसाय को, इंडस्ट्री को, या जो जिस तरह से आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी अपनी चलाता है, क्रेडिट पॉलिसी चलाता है, उसमें रियायतें, उसमें सरकार का कोई पैसा नहीं जा रहा है। और विडंबना ये है कि जो क्रेडिट को आसान करने का जो पूरा मकसद होता है वो तब होता है जब क्रेडिट कम है। इस समय बैंक पैसों से भरे पड़े हैं लेकिन लेंड नहीं करते। समझ रहे हैं? व्यवसाय इंडस्ट्री जो है वो चूंकि उसका प्रोडक्शन पहले से ही कम है, तो डिमांड की प्रॉब्लम है, लोगों की जेब में पैसा नहीं है, खरीदार नहीं है, और ये अब की बात नहीं है, पिछले 1 साल से चल रहा है। तो क्रेडिट के आप जो भी फैसले दे रहे हो लॉन्ग टर्म, उनका कोई डायरेक्ट मकसद सिद्ध नहीं करता है वो वर्तमान में, वो स्टिमुलस नहीं है, किसी भी सूरत में स्टिमुलस नहीं है। ये शब्द के साथ मजाक है, ये स्टिमुलस शब्द के साथ मजाक है। हाँ, पहले हम ये स्कीम्स देख लें, फिर मजाक है या विद्रूप है क्या है तो आगे आएंगे। प्लीज। अब उन्होंने एक अनाउंसमेंट की कि 3 लाख करोड़ के लोन ले लें। एमएसएमई की जो बात हुई कि भाई छोटे और मझोले उद्योगों को लोन की सुविधा एक दे दी, 1 साल तक आपको लौटाना नहीं पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा, सरकार एक गारंटी दे देगी। तो गारंटी तो ये होती है कि भविष्य में वो कोई अगर पैसे नहीं लौटा पाए तो वो गारंटी इन्वोक होकर सरकार को देना पड़ेगा। तो आपने अपना झंझट जो है सुदूर भविष्य में डाल दिया। इससे कुछ मझोले उद्योग को तो लोन की एक सुविधा मिली, लेकिन उसके पास कुछ हद तक वो लोन ले लेगा, लेकिन उससे किसी की जेब में पैसा नहीं दे रहे हैं आप मुफ्त। मतलब जैसे स्टिमुलस पैकेज विदेशों में अनाउंस हुए हैं 10% के, उसमें
पैसे ऐसे दिए गए कि भाई 2 महीने की सैलरी छोटे मझोले उद्योगों को का पैसा जो है सरकार ने उनको ट्रांसफर कर दिया कि इससे आप अपनी सैलरी दीजिए, मतलब जेब में पैसा दिया। ठीक, यहाँ आप लोन की बात कर रहे हो कि बैंक चले जाओ, आसान है और गारंटी हम कर रहे हैं तो आसानी से मिल जाएगा। तो आसानी से तो पहले भी बथेरी स्कीम्स चल रही हैं मिलने के लिए, इसमें कोई नई बात नहीं। जी जी। इसी तरह की उन्होंने और स्कीम्स जो थोड़ी सी और पेचीदी हैं, जिनके बारे में हमारे दर्शकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हम फिर स्पष्ट कर दें किसी की जेब में पैसा नहीं जा रहा है। जी जी। वो उन्होंने कर दी। और उन्होंने इस पे एक तुरुप का पत्ता और फेंका कि उन्होंने जो लोग हैं, जैसे लोअर मिडिल क्लास के लोग, उनको उनका ही पैसा उनकी जेब में देके कहा कि हम आपको स्टिमुलस दे रहे हैं। मतलब कि जैसे आप टीडीएस आपका जो है पहले 10% कटता था, अब 7.5% कटेगा। अरे तो टीडीएस आपका चाहे पहले कटे और या टैक्स बाद में पड़े, ये तो आप ही का पैसा है ना। पीएफ में आपने कहा कि भाई 2% कम आपकी जेब में पैसा आ जाएगा, तो मेरा ही पैसा मेरी जेब में डालने की एक स्कीम निकाल के आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो इस तरह के ये हास्यास्पद है कि थोड़ा मजाक है। तो बहरहाल पहले दिन ये सब अनाउंसमेंट हो गए। उसमें जैसे मैंने बताया कि वो शुरू की जो 1,70,000 करोड़ की राशन की योजना थी, वो जो शामिल हो गई थी, वही आप समझ लें जो जेब में जा रहा था। अब दूसरा पार्ट 2 आया, कल आया पार्ट 2। पार्ट 2 में एक ही स्कीम है जिसकी आप चर्चा कर सकते हैं कि उन्होंने जो हम विद्रूप, वो जो हम ट्रेजेडीज देख रहे हैं रोड पे, जिनकी संख्या और तादाद बढ़ती जा रही है, 3,500 करोड़ रुपए की एक अनाउंसमेंट उन्होंने की है, ये मानते हुए कि 8 करोड़ माइग्रेंट लेबर है। ये कह दिया है कि जी 5 किलो अनाज या चावल और 1 किलो चना या पल्स, ये आपको 2 महीने के लिए हम दे देंगे। अब वो दे देंगे और इसके लिए आप जरूरी नहीं है कि आप उस दुकान के राशन होल्डर हो या आपके पास नहीं है राशन कार्ड। अब ये व्यवस्था बनने में सरकारी व्यवस्थाएं आप जानते हैं 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कितना समय लगेगा। सड़कों के किनारे कौन सी राशन की दुकानें बनी हुई हैं। तीसरी चीज, हर राशन की दुकान को एक फिक्स कोटा दिया जाता है राशन कार्ड धारक के हिसाब से। अब वहां पे अगर मान लीजिए हुजूम पहुंच गया एक क्षण के लिए, मान लीजिए, हालांकि पहुंचेगा नहीं, वो पहुंच ही नहीं पाएगा, तो वो गल्ला क्या उसको दे देंगे और जो राशनदारी है उनको नहीं देंगे? ये सारे अनुत्तरित सवाल हैं। फिर उन्होंने कह दिया कि हम एक 1 कार्ड 1 नेशन अगले साल के अगस्त तक कर देंगे। तो भविष्य के लिए उन्होंने फिर सब्ज बाग एक बना के दे दिए। तो 3,500 करोड़ की ये अनाउंसमेंट हुई। आप समझ लें 3,500 करोड़ रुपए में से आधा पैसा भी मुहैया नहीं मिल पाएगा उन लोगों को, और जो सड़कों पे चल रहे हैं उनको तो कतई नहीं मिल पाएगा। एक और स्कीम उन्होंने दी जिससे उन्होंने हमारे जो खोमचे वाले होते हैं, ठेले वाले होते हैं, उन पर एक भद्दा मजाक किया। उन्होंने कहा कि जी 5,000 करोड़ की हम क्रेडिट स्कीम चलाएंगे, 10,000 रुपए वर्किंग कैपिटल लोन के रूप में आपको दे देंगे। भाई वाह, ये कौन से बैंक जाएगा, कहाँ से लोन लेगा, क्या एप्लीकेशन भरेगा? अभी तो वो अपने घर पे बैठा है, उसको बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं, उसको एक लोन कह के एक सुविधा, सो कॉल्ड सुविधा, आपने 5,000 करोड़ इसमें ये जोड़ दिया। फिर आपने कुछ सुदूर की योजनाएं बताई कि भाई माइग्रेंट्स के लिए अच्छा रहने के साधन होने चाहिए। तो एक जो सरकारी बिल्डिंगें बनती है, हाउसिंग बनती है, उनमें व्यवस्थाएं बनेंगी, वो शायद 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद बनेंगी। वो व्यवस्थाएं जब बन जाएंगी तो ये माइग्रेंट जब आएंगे तो उसमें रहना शुरू कर देंगे, स्थितियां अच्छी हो जाएंगी। किसान क्रेडिट कार्ड लोन के लिए बढ़ोतरी करेंगे, ये भी एक भविष्य सूचक योजना है। शिशु कल्याण, शिशु लोन जो देते हैं आप, उसमें इंटरेस्ट का थोड़ा सा वो दे दिया है।
एक चीज और मैं आपको बता दूं कि मुद्रा योजना, जिसका एक खूब बैंड बाजे के साथ पिछले 3-4 साल से खूब गुणगान होता रहा है, यही मझोले उद्योग, छोटे उद्योगों के लिए है। उसमें हाल में एनपीएस की बात होने लगी थी कि काफी लोन बिगड़ गए। तो एक संशय दिमाग में ये आता है कि नए लोन की योजना है, ये एक तरह से कहीं एनपीए को रोल ओवर न कर दे कि जी आप पहले ही बेकार हो गए, आप सिक हो गए हो, आपने एक नया लोन लेके अपने पुराने पैसे लौटा दिए और आगे एनपीए से बाहर आ गए और आपकी जो बकाये हैं वो 4 साल के लिए स्थगित हो गए। तो एक तरह से रोल ओवर टाइप का होगा, तो उससे किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला है। दूसरी चीज, डिमांड, तो ये कोई चीज जब आप केवल ये सारी एक्सरसाइज डिमांड क्रिएट नहीं कर रही, बिल्कुल जीरो डिमांड क्रिएट कर रही है। और आखिरी चीज जिसका बहुत बड़ा स्वागत हुआ है कि जी हमने परिभाषा बदल दी एमएसएमई की, हमने उसके इन्वेस्टमेंट की लिमिट बढ़ा दी, हमने उसमें टर्नओवर शामिल कर दिया, उसकी लिमिट बढ़ा दी। ये एक नोशनल चीज है। एमएसएमई का मतलब होता है, ये जो डिस्टिंक्शन बड़े और मझोले और छोटे के बीच में होती है, उसका मतलब होता है कि उस सेक्टर को थोड़ी रियायतें क्रेडिट वगैरह में मिलती है, थोड़ी खरीदारी में कभी कभी कुछ उनको वो दे दी जाती है कि भाई आपसे खरीदना बेहतर पसंद करेंगे, हालांकि वो भी बहुत अच्छा चलता नहीं है। तो आपने उसका वो बढ़ा दिया, कवरेज बढ़ा दिया, तो एक दिन तो फिर ऐसा आएगा कि हिंदुस्तान के सारे उद्योग जो है वो छोटे और मझोले ही हो जाएंगे, बड़े कोई रहेंगे ही नहीं। इससे कोई, जैसे आप ज्यादा से ज्यादा गरीबी रेखा में शामिल करना शुरू कर दें और कहें कि इससे गरीबी कम हो रही है, ऐसा नहीं होता है। तो ये एक ऐसी चीज है कि उसके बारे में आप 2 साल या 5 साल या 10 साल के उसको एक संदर्भ में कहें कि बड़ी रिफॉर्म हुई है। मैं उसको कोई, क्योंकि मैं इस सेक्टर में काम किया हूँ, 5 साल में भारत सरकार में इसी मिनिस्ट्री में रहा हूँ, उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं। फिर एक अनाउंसमेंट ये हुई कि जी हम फ्लोर मिनिमम वेज तय करेंगे, हम मिनिमम वेज यूनिफॉर्म बनाएंगे, हमने मनरेगा में 202 रुपए वेज कर दी है वगैरह। अब अगर मिनिमम वेज की मैं आपको दास्तान सुनाऊं तो आप रो पड़ेंगे लिटरली। अगर मैं आप पिछले 10, 20, 30 सालों की अगर दास्तान सुनाऊं तो मिनिमम वेज सालों साल रिवाइज नहीं होती थी, 6-6 साल। यूपी में तो मैं लेबर कमिश्नर चूंकि था तो जानता हूं कि 10-10 साल वेजेस वही रहती थी। इंडस्ट्री और सरकार मिल जाते थे और उनको डिप्रेस्ड रखते थे। तो ये अब मिनिमम वेज का हम बैंड बाजा बजाएंगे। आज लेबर लॉज की बात होगी और वही लेबर लॉज के गुणगान होंगे जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं, जिसका ऑर्डिनेंस हम उत्तर प्रदेश में दे चुके हैं, जो कि मजदूरों के खिलाफ है। वो रिफॉर्म नहीं है, वो केवल एक शोषण का लीगल जरिया है। तो कुल मिला के ऐसे जो फिस्कल पैकेज होते हैं उसमें 2 चीजें जरूरी होती है। एक तो आप कैश ट्रांसफर कीजिए, दूसरा आप अपने पीडीएस को, जैसे याद रेज और कुछ बड़े बहुत ही जो इसमें जानकार लोग हैं जो पीडीएस में सालों साल दशकों से काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई पीडीएस के किवाड़ खोलिए, बिना किसी कंडीशन के आप हर व्यक्ति को जो भी है जो लेने आता है उसको आप दीजिए, आपके पास इतना खाद्यान्न पड़ा है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, जब भी अकाल होता है, दुर्दशा होती है, दुर्दिन आते हैं, परंपराएं पूरे विश्व में रही है, हिंदुस्तान में भी रही है। पब्लिक वर्क्स के काम आप करते हैं, आप बांध बनाते हैं, आप सड़कें बनाते हैं, आप बड़े बड़े काम हाथ में लेते हैं ताकि लोगों को रोजगार मिले, वेजेस मिल जाए, जो बेकार है उन काम में जुट जाए। ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। तीसरी चीज, आप मनरेगा को एक्सपैंड करो। अभी तो मनरेगा में कितने पैसे जाते हैं वो कम ही होते रहे हैं। अभी ये कह रहे हैं कि हमने बड़े पैसे दे दिए, लेकिन वो बजट के जब डॉक्यूमेंट आएंगे तभी पता चलेगा कि मनरेगा में कितना पैसा गया है। कल
अंतिम बात में इसमें, इससे पहले कि आप चर्चा बनाएं, कल किसी ने जब ये हुआ तो उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा से पूछा कि ये जो माइग्रेंट लेबर जो सड़कों पे चल रहे हैं इनको कैसे राशन मिलेगा। ये तो अजीब अजीब स्थितियों में और बड़ी ट्रैजिक स्थितियों में जा रहे हैं। तो उन्होंने ये कह के अपना पल्ला झाड़ लिया है कि ये तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है, उनकी जिम्मेदारी है और वो इंश्योर करेंगे कि अपने क्षेत्रों में उचित व्यवस्था इसकी करें। तो ये अब पार्ट 1 पार्ट 2 के पैकेज हो गए। आज जो पैकेज आएगा हम लगभग ये मान लें कि वो लेबर लॉज में वही व्यवस्थाएं लेके आएगा जिनकी चर्चा हम करते हैं। तो आप अब आगे ले। मैं आगे, वैसे तो आपने विस्तार से इसकी पूरी मीमांसा कर दी है, लेकिन मैं एक ऐसा सवाल करता हूं कि जो लक्ष्य है इसका कि अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित हो, जिसको ये बिल्कुल मान लिया गया है कि माइनस में पहुंच गई है, तो क्या अर्थव्यवस्था में ये कितना फीसद पुनर्जीवन कर सकता है? क्योंकि आपकी आलोचना जो है और जैसी और हमने आलोचनाएं इसके पहले सुनी है, उनसे तो ये नजर आता है कि जब तक लोगों की जेब में पैसा नहीं जाएगा वो खर्च नहीं करेंगे, और जब खर्च नहीं करेंगे यानी खरीदी नहीं करेंगे तो बाजार खड़ा नहीं होगा, बाजार मुर्दा पड़ा रहेगा। सिर्फ ये पूरी व्यवस्था सिर्फ अधिकतम ये मानी जा सकती है कि किसी तरह से भोजन बांटने की घोषणा भर है, बाकी हर चीज जो है फ्यूचर टेंस में है या ऐसे धोखों में है जिनका कोई तात्कालिक महत्व समझ में नहीं आता। तो इसको आपको क्या लगता है कि हमारी इकोनॉमी जो अभी माइनस में है कहाँ रहने वाली है इस सब के बाद? शीतल जी, जो सवाल आपने पूछा है जी, दोबारा से मैं बता दूं कि जो लोगों ने इकोनॉमिस्ट ने कैलकुलेशन किए हैं जी, उससे पता चलता है। पहली बात तो ये ओवर द लाइन जो फिस्कल चीज होती है वो ये होती है कि खजाना कितना सरकार ने खोला जी, और जो बिलो द लाइन होती है क्रेडिट टाइप की चीजें, वो ये होता है कि खजाने के सामने जो खड़ा है उसको कहीं और भेज दिया है कि वहां सहूलियतें हैं उसका इस्तेमाल कर। जी। तो जो लोगों ने कैलकुलेशन की है उससे ये है कि इस साल सरकार का खर्चा 16,500 करोड़ रुपए से 50,000 करोड़ के बीच से ज्यादा नहीं होगा। मिड पॉइंट अब अगर आप ले 30,000 करोड़ रुपए भारत सरकार लगभग खर्च कर रही है, जो कि आप देख लें कितना कम है। दूसरा, जो कुल मिला के ये खजाने वाला या फिस्कल का जो स्टिमुलस है वो 4 लाख करोड़ से ज्यादा का नहीं होने वाला कुल मिला के, जिसका मतलब है वो 2% है जीडीपी का, जिसकी आशंका बहुत से लोगों को थी कि भाई अपनी बैलेंस शीट बरकरार रखनी है। तो कुल मिला के निष्कर्ष ये निकलता है कि जो चीजें डिमांड जनरेट करती हैं, किक स्टार्ट करती हैं, इकोनॉमी को चालू करती हैं, जो बंद है एक उसको इंजन ऑन करती हैं, वो इतना कम है। और पहले से ही पिछले साल में डिमांड की स्थिति बहुत खराब थी। बिस्किट की फैक्ट्रियां तक अपनी बिक्री नहीं कर पा रही थी क्योंकि लोगों के पास बिस्किट खरीदने के पैसे नहीं थे। तो ऐसे में ये सब करने के बाद इंडस्ट्री, मझोले उद्योग, बड़े उद्योग, कोई भी हर तरह की इंडस्ट्री कितने स्तर तक अपना प्रोडक्शन कर पाएगी, कहाँ तक उसको ले जा पाएगी, ये बहुत संदिग्ध स्थिति है क्योंकि कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन बहुत कम पहले था। और आज की में जब आधा देश, आधा क्या 3/4 देश के लोगों की जेब में पैसा खाने तक का नहीं है, तो वो कौन से खरीदार होंगे? रूरल इंडिया तो चौपट हो गया है। थोड़ी बहुत खरीद आपकी अपर मिडिल क्लास में होगी जो कपड़े खरीदेगी वगैरह, लेकिन कुल मिला के स्थिति बड़ी भयावह मुझे तो दिख रही है। अच्छा, आप ये जो कथित लोन स्कीम्स हैं, जैसा हम लोगों ने थोड़ा इंडस्ट्री से बात की, उनमें कोई उत्साह नहीं आया है इन लोन स्कीम से, इसी वजह से क्योंकि बाजार में कोई रिजुवेनेशन नहीं है। तो आपको इनकी सफलता, जो भविष्य, वैसे तो ये पूरी बात भविष्य की, इन स्कीम्स की सफलता आपको कितनी लगती है? ये सारी जो है कितना परफॉर्म कर पाएंगी? 20%, 30%, 50% या उससे ज्यादा या उससे कम?
देखिए, इंडस्ट्री चूंकि एक स्कीम लागू हो गई है, लोन मिल रहा है, स्टेट उसको गारंटी दे रही है, उस पर मॉरेटोरियम है, इस वजह से कोई भी एंटरप्रेन्योर बैंक जाके और लोन नहीं ले लेगा, अल्टीमेटली उसने लोन वापस करना है। जी। और ऐसी स्थिति की जब स्टेट की गारंटी इन्वोक करने की नौबत आए तो उसमें एंटरप्रेन्योर की भी काफी उसके लिए भी दिक्कतें बहुत आती हैं। जी। तो वो केवल ये देखेगा कि मेरी इंडस्ट्री जो बनाती है उसकी बाजार में खपत है कि नहीं। जब तक वो अपने दिमाग में सुनिश्चित नहीं कर लेगा कि बाजार में खपत है, मैं जो बनाऊंगा बेच लूंगा, ऐसे दाम पे बेच लूंगा जिसमें मेरा मुनाफा होगा, वो इन स्कीम्स के पास नहीं जाने वाला। वो अपना निर्णय इन्वेस्टमेंट का लेगा बाजार के आकलन पर, डिमांड के आकलन पर। वो निर्णय इस बात पे नहीं लेगा कि एक नई स्कीम लागू हो गई। जैसा मैंने पहले कहा, मुद्रा लोन 5 साल से चल रहा है। केवल उसमें ये इजाफा हुआ है कि सरकार ने अगर डिफॉल्ट होता है तो उसको मॉरेटोरियम देके कुछ गारंटी की व्यवस्था कर दी है, वो भी पूरी नहीं, कुछ हद तक। तो उससे कोई बहुत आमूल बदलाव नहीं होने हैं। जो निर्णय लेने का जो तरीका होगा इंडस्ट्री का, वो वही होगा जो हमेशा से रहा है कि डिमांड है कि नहीं, और डिमांड को क्रिएट करने के लिए या उसमें इजाफा लाने के लिए फिस्कल स्टिमुलस जिसे कहा जाता है, जेब में पैसा देने की बात जो कही जाती है, उसके लिए जितना पैसा है वो 2% जीडीपी से ज्यादा नहीं है। इसको इस चीज से भी जोड़ लीजिए कि स्टेट बिल्कुल कंगाल है। उनकी स्थितियां इतनी खराब हैं, इस पैकेज में कोई व्यवस्था ये नहीं की गई कि भाई स्टेट्स जो कि लड़ रहे हैं कोरोना से सबसे आगे होकर, जिनके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, जिनको तमाम तरह का पैसा चाहिए, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। फाइनली मनरेगा और पब्लिक वर्क्स, बड़े बड़े पब्लिक वर्क सरकार डायरेक्ट फाइनेंस करके लोगों को वेज मुहैया कराती, उससे लोगों की जेब में पैसा आता और उसकी वजह से इंडस्ट्री अपना प्रोडक्शन चालू करती और सामान बेचती। वो तरीका था। आपने उस तरीके को अगर उल्टा नहीं किया तो कम से कम इतना टेढ़ा कर दिया है कि आपने क्रेडिट और लोन की व्यवस्था को आगे रख दिया और डिमांड स्टिमुलस देना की चीज को पीछे रख दिया, क्योंकि आप अपनी बैलेंस शीट को बचा के रखना चाह रहे हो। तो इससे कोई बहुत फर्क लगता नहीं है कि पड़े। तो आज की बात को यहीं समेटते हैं सर, काफी हो गया, क्योंकि काफी हमारे दर्शकों को इतना हैवी न हो जाए, या आप से बातचीत में हम ऐसी चीजें लाते हैं जो और पहुंचाते हैं बिल्कुल नीचे हिंदी भाषी दर्शकों तक, तो वो इसको कर सके। हमारे दर्शक सिर्फ इतना याद रखें, हमारा जो मूल बात हम कह रहे हैं वो ये है कि फिस्कल जिसे बोलते हैं, फिस्कल का अर्थ वो भूल जाए। वो होता है सरकार ने अपना खजाना लोगों की जेब में धन पहुंचाने के लिए कितना खोला। वो बहुत कम खोला, जितनी अपेक्षा थी उससे बहुत कम खोला। और दूसरी व्यवस्था जो होती है वो ये होती है कि दरवाजा खजाने का बंद रहता है, आपको किन्हीं और दिशाओं में भेज दिया जाता है कि वहां व्यवस्थाएं हैं, आप अपना मैनेज कर लो। आत्मनिर्भर हो तो अपना, जैसे माइग्रेंट मैनेज कर रहा है अपने से घर पहुंचना, वैसे ही इंडस्ट्री को कहा जा रहा है आप अपनी डिमांड मैनेज कर लो। ऐसे डिमांड मैनेज नहीं होती। जी, तो इसी के साथ अब इसको समाप्त करते हैं आज का कार्यक्रम, और फिर आपके सामने हाजिर होंगे। ऐसे ही अभी तो देखिए कितने और पैकेजेस आएंगे, और इन पैकेजेस की भी कई बार व्याख्या होगी, इनमें संशोधन होंगे, जैसा हम पहले देख चुके हैं। तो देखेंगे इनको कैसा क्या होता है। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।